हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के साथ आया हूँ और इस क्वेश्चंस में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि इंडेक्सिंग कैसे होता है किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और फिर इसी प्रोसेस में हमने सीखा था कि कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है। फिर हमने सीखा था कि डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और जो हमें मेथड सिखाया जाता है डिटर्मिनेंट का, क्या वो यूनिवर्सल है या फिर वो यूनिक है। सिर्फ हम उसी तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं या फिर बहुत तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था 2 क्वेश्चन के जरिए। अब यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो गेट का है, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल, और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट गिवन है और ऑप्शंस में भी डिटर्मिनेंट गिवन है। यानी कि आपको बताना है कि जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट गिवन है वो निम्न में से किस डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं है। मतलब बाकी 3 ऑप्शंस इक्वल होंगे, 3 डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे और कोई एक डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है वो हमारा होगा, वो कॉन्सेप्ट हमारा होगा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसका यूज किया था मैंने वहाँ पे, तो मुझे लगा था कि शायद उससे आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसीलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जिसके थ्रू आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकेंगे। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, तो इसका ये मतलब होता है कि आप किसी रो या कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी सेट ऑफ रूल्स के भीतर। तो उससे क्या होगा कि जो आपका डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एक रो ले लीजिए, जैसे कि ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R1 है, ये आपको पता है R2 है, ये हमारा R3 है यानी रो 3। उसी तरीके से ये हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो R1 को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब R1 को हम लिख सकते हैं R1 प्लस अल्फ़ा R2 प्लस अल्फ़ा R3। मतलब ये हुआ कि किसी उसी तरीके से हम R2 को भी लिख सकते हैं। R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 को हम लिख सकते हैं R2 प्लस अल्फ़ा नहीं, कुछ नया ले लेते हैं सिंबल, AR1 प्लस BR3। उसी तरीके से हम R3 को क्या लिख सकते हैं, R3 को हम लोग लिख सकते हैं R3 प्लस कुछ नया सिंबल ले लेते हैं R2 प्लस म्यू R1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आप एक रो को आप लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो बाकी रेस्ट अदर्स है जो रो है उसके, यानी जो बाकी रोज है उनके फॉर्म में आप किसी भी एक रो को आप लिख सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि R1 है तो इधर भी R1 आएगा। ठीक है, और R1 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब R1 जैसा है वैसा का वैसा R1 होना चाहिए। और बाकी आप R2 में कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर R3 में भी आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन तीनों को कंबाइन करके आप R1 से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में हमारे पास जो R1 है वो क्या है, 1x और x²। हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब R1 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो R1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा
उसके बाद प्लस कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए, कुछ भी, मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, 3R2। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अब R3 के आगे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, चलिए -5 ले लेते हैं, या आप कोई भी वो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। अब निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि R1 के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा और R1 वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, R1 के कोफिशिएंट में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन R2 के आगे जो कोफिशिएंट्स है आप निगेटिव, पॉजिटिव, इवन 0 भी रख सकते हैं। तो जो R1 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा आप बताइए। मतलब हर एक कंपोनेंट में आपको क्या करना है कि R1 एज इट इज रहेगा तो 1, 3 टाइम्स R2, R2 कहाँ गया हमारा ये, तो 3 टाइम्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कितना है 1, तो यानी कि +3 × 1 -5 × R3 हमारा कितना है, R3 भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो ये कितना हो जाएगा 314 -1। उसी तरीके से अब पूरे एलिमेंट को, जैसे 1 को किया, अब x को भी हम करेंगे, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x + 3y - 5y²। तो x के जगह हम रिप्लेस कर देंगे इससे। उसी तरीके से इस कंपोनेंट को भी कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x² + 3y² - 5z², सॉरी यहाँ पे 5z², और 1 मिनट, x 3y - 5z यहाँ पे होगा, सॉरी 5z, और यहाँ पे 3y² - 5z²। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। अब जैसे हमने R1 के साथ किया वैसे भी हम R2 के साथ कर सकते हैं। तो R2 एज इट इज, यहाँ पे R2 एज इट इज आएगा, और उसके साथ R1 और R3 को हम ऐड कर सकते हैं विद सम कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए, अगर इन कोफिशिएंट्स का वैल्यू, अगर मान लीजिए अगर a 0 हो जाए, तो हम R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 को हम लिख पाएंगे फिर R2 + R3, और b मान लेते हैं 2 है, तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी आप एक रो को बाकी दूसरे रो के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि यहाँ R2 है तो इस साइड भी R2 होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए रोज है, जैसे यहाँ पे R1 और R3 है, उसके आगे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या कोई एक मिसिंग हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हम आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से हमारा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हमारा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, अब जब हम इस सवाल को करेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक कॉलम को बाकी दूसरे कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो कॉलम आप यहाँ पे ले रहे हैं वो कॉलम आपको इधर एज इट इज रखना पड़ेगा, प्लस अब बाकी आप कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2c2 मान लेते हैं 3c3, या फिर या कोई एक कॉलम मिसिंग भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इम्पोर्टेंट है कि जिस कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो कॉलम वहाँ पे होना चाहिए। तो c2 एज इट इज होगा। बाकी अब क्या बचा, c1 और c3, तो उसमें आप कैसे भी कर सकते हैं 3c1, या c2 को हम नहीं भी करेंगे, डालते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से c3 को करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, c3 एज इट इज होना चाहिए, और बाकी क्या बचा c1 और c2, तो हो सकता है 2c1 कर लीजिए -3c2, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये होता है जो रूल होता है ट्रांसफॉर्म करने का सोर्स को और कॉलम को। तो इससे क्या होगा कि हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा था वही वैल्यू अब भी आएगा। अब हम समझते हैं कि इसको करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसको हम समझे उससे पहले इस सवाल को हम कर लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लोग फाइनल कर लेते हैं, ताकि जो अब तक हमने जो भी सीखा उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये
ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करते, इसका डिटर्मिनेंट निकालते, जो अपने आप में ही एक हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। कांस्टेंट में आप क्या करते हैं, सिंपल 2 × 3 + 5 अगर ऐसा कुछ हुआ तो 11 आप फाइनल आंसर लिख देंगे। लेकिन इस केस में आपको सिंबल के फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा बहुत बड़ा सा। फिर उसके बाद इस ऑप्शन के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके डिटर्मिनेंट को, फिर इसके डिटर्मिनेंट को और फिर इसके डिटर्मिनेंट को। तो 5 कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना होगा और फिर जाके आप उनके वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे और फिर आप पता लगाएंगे कौन किसके इक्वल है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म से हम अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को हैंडल करें तो फिर आपको दिखेगा कि ये कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम 1 बाय 1 लेते हैं। चलिए नीचे शुरू करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर करके हम कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट गिवन है वहाँ तक पहुँचने का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 0 1, फिर x + 1, y + 1, z + 1, x² + 1, y² + 1 और z² + 1, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए आप यहाँ से यहाँ आ सकते थे या फिर आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। दोनों हम लोग करके देखेंगे भी। तो अगर इससे इसको हम इक्वल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस जो फर्स्ट पोजीशन है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसको पहले हम 1 करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सॉरी ये x - 1 है। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोगों ने पहले b वाला ही कर लेते हैं क्योंकि गलती से मैंने इसको लिख दिया था, ये इसके इक्वल है। तो इसी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इससे इसको मैच कराए तो यहाँ 1x x² है, वहाँ 1x x², मतलब ये 1 का टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप इसको क्या करिए, आप C2 को मैं चेंज कर सकता हूँ C2 - C1 से, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि C2 को ट्रांसफॉर्म करना है तो C2 एज इट इज होना चाहिए। बाकी C1 C3 में दोनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है और आगे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, C3 मिसिंग है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है और C1 का कोफिशिएंट कितना है, -1। और साथ ही साथ मैं C3 को रिप्लेस कर लेता हूँ C3 - C1 से। ठीक है, आप एक बार में एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम पे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं लगाया तो एज इट इज होगा। अब सेकेंड कॉलम में क्या हुआ, अब देखिए C2 से, मतलब इस कॉलम से हमने इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म है वो माइनस हो जाता है, यानी x + 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो x, y + 1 से 1 गया तो y, z + 1 से 1 गया तो z। उसी तरीके से हमें क्या करना है, C3 को C3 - 1, तो C3 से तो इस कॉलम से इस कॉलम को घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी x² + 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x², y² + 1 जाएगा तो y² और z² + 1 से 1 जाएगा तो z²। तो ये दिख गया कि जो b है वो किसके इक्वल है, जो क्वेश्चन में डिटरमिनेंट गिवन है उसके। तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कौन नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। अब हम आते हैं अपने डी पे। हम अपने डी पे आते हैं। डी में हमारे पास क्या था, 0 0 1, x - y, y - z, z, x² - y² - z² एंड z²। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, ये हमारा रो है 2 है, रो 3 है। अगर मैं रो 2 को कन्वर्ट कर दूँ R2 + R3 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, 0 ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि रो 1 को हमने कुछ नहीं किया। अब R2 जो रो 2 है उसको हमने चेंज कर दिया है रो 2 + रो 3 से। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रो 2 है और साथ ही साथ थर्ड रो को हमने ऐड किया है, रो 1 मिसिंग है, और ऐसा हम कर सकते हैं।
तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 + 1 1, y माइनस जेड से जब z ऐड होगा तो y, और y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में ऐड करेंगे जेड स्क्वायर तो y स्क्वायर। ये हमारा हो गया और ये हमारा एज इट इज। अब देखिए ये और ये तो हमारा इससे मैच कर गया। अब फर्स्ट वाले में हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें आप देखिए अब वापस से अगर हम रो 1 को अगर हम चेंज कर दे रो 1 प्लस रो 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो भी हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है उसके इक्वल है। तो हमने बी और डी को ये प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं अपने सी पे। नेक्स्ट सी को लेते हैं। सी में जो हमें गिवन है 2x + y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y + जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इससे हमें हिंट मिल रहा है कि अगर इससे हम जो सेकेंड रो है उससे अगर थर्ड रो को हम लोग घटा लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और y बच जाएगा, और यहाँ पे भी जेड स्क्वायर कैंसिल होके y स्क्वायर बच जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि जो रो 2 है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रो 2 माइनस रो 3 से। तो हमें क्या मिल जाएगा ऊपर 2x + y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर फिर से हम रो 1 को हम अगर चेंज कर ले रो 1 माइनस रो 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सी जो है हमारा इसके इक्वल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, ए। तो इस क्वेश्चन से हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि कैसे हम रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमने ith रो को ट्रांसफॉर्म किया है तो इस तरफ rith एज इट इज रहेगा, और बाकी हम कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं बाकी जो रेस्ट अदर रोज हैं। ठीक है, उसमें कोई रो मिसिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब जो भी इससे लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी jth कॉलम को हमें रिप्लेस करना है तो ये एज इट इज रहेगा, और प्लस
बाकी जो रेस्ट कॉलम्स है उससे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये बस ध्यान रखना है। और साथ ही साथ रो में कॉलम नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि किसी रो को कॉलम के फॉर्म में कर दिए। रो हमेशा रो के साथ चलेगा और रो के साथ चलेगा और कॉलम कॉलम के साथ चलेगा। तो बस इतना सा बेसिक बात ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन और थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब इसका तो कोई टूल नहीं सिखाया जा सकता कि हम R2 को R2 माइनस R3 ही क्यों करेंगे, R2 प्लस R3 क्यों नहीं करेंगे। तो ये आपको देख के थोड़ा हिंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन जो आपका है वो अच्छा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे आते हैं और ये भी एक गेट का क्वेश्चन है, गेट 2015 मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन है। और ये बोलता है कि इफ़ एनी ऑफ द टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड, which of the following statements regarding the value of the determinant is changed। मतलब ये बोल रहा है कि कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है और बोल रहा है कि इसमें हमने, जैसे ये एक हमारा कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया। ये बोल रहा है कि इसको हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। मतलब इसको हमने यहाँ पे लाके रख दिया और इसको यहाँ पे लाके रख दिया। जैसे कि अगर इसको हम करें तो मान लीजिए हमारे पास 1 3 5 4 2 1 1 3 6 कुछ भी ऐसा मान लीजिए डिटर्मिनेंट था। तो ये एक हमारे पास कॉलम है और दूसरा कॉलम ये है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी 3 2 3 को यहाँ ला दिया, 1 4 1 को यहाँ ला दिया, 5 1 और 6 को यहाँ। तो अब पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट साइन विल चेंज। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड। मगर मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, यानी इसका भी 5 रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन इसका माइनस, यानी इसका 5 था तो इसका माइनस। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू साइन विल चेंज, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यानी मे भी 5 है तो यहाँ कुछ 6 हो जाए, और साइन भी चेंज हो जाएगा तो -6, ऐसा कुछ भी हो सकता है, -7 -8 कुछ भी पॉसिबल है। सी जो बोल रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू विल चेंज बट साइन विल नॉट चेंज। साइन नहीं चेंज होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, बस एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो सकता है, यानी 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 कुछ भी ऐसा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि बोथ द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड साइन विल अनचेंज्ड, यानी ना ही साइन बदलेगा और ना ही एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग इसका भी डिटर्मिनेंट कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, मतलब कॉलम को हम चेंज करेंगे तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना है ऑप्शन नंबर डी का। तो चलिए यहाँ से जो हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर किसी भी रो या कॉलम को हम अगर n टाइम्स अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उससे हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनी 2 रोज, देखिए अब यहाँ भी फिर से रो का रो के साथ ही होगा, कॉलम का कॉलम के साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि एक रो को एक कॉलम से रिप्लेस कर दिए। एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड तो उससे क्या होगा कि डिटर्मिनेंट विल बी निगेटिव ऑफ प्रीवियस डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आपने किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का निगेटिव हो जाएगा, यानी पहले मान लीजिए 5 था तो अब कितना हो जाएगा, -5। तो इतना ही सीख के हमारा ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हुआ, सेम रहा। जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा, सेम है, और जो साइन था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, यानी उल्टा हो गया, बिल्कुल प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर हम यही चीज़ हमने n टाइम्स किया हो, अगर n टाइम्स हमने यही काम किया हो तब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए अगर n ऑड होगा तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। और सॉरी, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी इस चीज़ को समझते हैं ऐसा क्यों होगा।
और n अगर इवन रहा तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास एक कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा, और भी बहुत हो सकता है। अगर मान लीजिए इन दोनों कॉलम को हमने एक बार इंटरचेंज किया तो अब हमारा जो, मान लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 5 है। अगर हमने एक बार चेंज किया तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 5, एक बार चेंज करने से। अगर इसको एक और बार हम चेंज कर दें इसके बाद भी, तो अब टोटल चेंज कितने दफ़ा हो गया, 2 बार हो गया। और फिर से अब एक बार चेंज होने के बाद -5 आया था और इसके ऊपर हमने एक बार और चेंज किया तो फिर से यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 5। फिर से अगर एक बार और चेंज कर ले तो टोटल चेंज हमारा कितना हो गया, 3 टाइम्स, और फिर से यहाँ पे साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा, -5। तो इसी तरह से आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 4 होगा तो फिर से 5 हो जाएगा। 5th टाइम अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -5। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ n हमारा ऑड है उस केस में जो प्रीवियस का क्या हो रहा है, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसका क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और अगर इवन टाइम्स हमने चेंज किया है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा। तो ये हमने इससे सीखा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये भी एक गेट का क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया था सिविल ब्रांच में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है, यानी इसका वैल्यू कितना है, 5 है, तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर ये है कि इस रो को इंटरचेंज कर दिया गया, ठीक है, एक बार। और आपको पता है कि अगर एक बार इंटरचेंज किया जाए तो क्या हो जाता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बस एक माइनस साइन आ जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -5, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये भी एक गेट का क्वेश्चन है, लेकिन कितना सिंपल था। तो गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस आपको सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो थे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और फिर हमने ये सीखा कि अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे और कितनी बार इंटरचेंज करेंगे तो उससे हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ।